only 18 फीमेल्स इन द स्टार्ट जिन्होंने इस पूरे WIBD को आगे फॉरवर्ड किया. सो जो वो वुमेन्स थी, दे आर फ्रॉम इंटेल, SAP, क्लाउड इरा, ओरेकल, IBM एंड सम अदर टेक कंपनीज, जो कि बहुत बड़े नाम हैं. उसके बाद जब WIBD आगे बढ़ा, द जर्नी वेंट अहेड, तो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई. एंड इन 2019 एंड 2020 वी आर माशाल्लाह 5,000 plus members now. And moving forward, we have 34 chapters worldwide. Worldwide हमारे पास 34 chapters हैं women in big data के, that are in 19 countries and 6 continents. और इसी तरह हम अगर आगे बढ़ते हैं, सो वी टॉक अबाउट द साउथ एशिया रीजन. साउथ एशिया रीजन्स में जिन कंट्रीज़ में वुमेन इन बिग डाटा के चैप्टर्स लॉन्च हो चुके हैं, दे आर जॉर्डन, इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल. दे आर 4 कंट्रीज इन साउथ एशिया रीजन. सो दे आर 4. एंड मूविंग ऑन, जो लोग हमें ग्लोबली स्पॉन्सर कर रहे हैं WIBD को, या फिर जो हमारे पार्टनर्स हैं, दे आर सो मेनी बिग नेम्स. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट देम, दे आर इंटेल, जिन्होंने स्टार्ट किया था इसको, क्लाउड इरा, वोडाफोन फ्रॉम इंडिया. उसके बाद हमारे पास टेरा डाटा है, कैपिटल वन है, डाटा ब्रिक्स हैं, लिंक्डइन है. सो दे आर बिग नेम विच इस जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं बिग डाटा को. सो जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन. मशीन लर्निंग इज़ द फ्यूचर ऑफ टेक इरा. सो आज हम इसको स्टडी करेंगे यूजिंग पाइथन. और हमारे पास आज के लिए 2 स्पीकर्स हैं. फर्स्ट इज़ मैम लरेब अब्बास एंड सेकंड इज़ मैम सारा शफकत. सो जो पहले सेशन लेंगी वो मैम लरेब अब्बास हैं. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मैम लरेब. मैम लरेब इज़ को डायरेक्टर ऑफ वुमेन इन बिग डाटा पाकिस्तान. शी इज़ आल्सो PhD रिसर्च स्कॉलर. और इन्होंने 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इनका डिपार्टमेंट ऑफ IT में इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात. और जिनका रिसर्च इंटरेस्ट है दैट इज़ इन वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मशीन लर्निंग. सो मशीन लर्निंग इनका अपना डोमेन है. सो आई थिंक सो शी विल गिव अ fabulous lecture. So I would like to request Ma'am Lareeb Abbas to take over session and start her session. Over to Ma'am Lareeb Abbas. Assalamu alaikum everyone, and welcome to the forum of Women in Big Data Pakistan. I am Lareeb Abbas, one of the co-directors of Women in Big Data Pakistan. So let me share the screen first. So I will cover the introductory concepts of machine learning. So before we start, machine learning की जो terminology है उसने बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है हमारे इर्द गिर्द आजकल. जो कंप्यूटिंग की डोमेन है इसमें मशीन लर्निंग एक ऐसा बज़ वर्ड है जो हमें अपने एकेडमिक्स की दुनिया में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हर जगह बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है. तो इससे पहले कि हम इसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरफ जाएं, पहले मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगी हमारी रियल लाइफ वर्ल्ड से और हमारे इर्द गिर्द से इसके एग्जांपल्स से, जो बहुत सारी आप लोगों ने खुद अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस की हैं. अगर हम बात करें आपके फिटबिट की, जो एक आपके हेल्थ मॉनिटरिंग वॉच से लेके आप लोगों के मोबाइल फोन के अंदर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी जो है, फेशियल रिकॉग्निशन या थंब इंप्रेशन रिकॉग्निशन की बात करें, या फिर अगर आप अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट पे जाएं या अपने अमेज़न के अकाउंट पे जाएं, शॉपिंग अकाउंट जो है आपका, वहाँ पे आपके अमेज़न के शॉपिंग अकाउंट के ऊपर जो आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मिलती है, या आपके नेटफ्लिक्स के अकाउंट के ऊपर आपको सीजन या मूवी रिकमेंडेशन मिलती है, ये सब मशीन लर्निंग की ही एप्लीकेशंस में से एक है. अगर हम होम असिस्टेंट, स्मार्ट होम असिस्टेंट की बात करें, अमेज़न के एलेक्सा की या गूगल होम की, तो ये एक छोटा सा स्मार्ट होम असिस्टेंट डिवाइस है जो आपको स्टॉक मार्केट एक्सचेंज रेट से लेके गोल्ड मार्केट प्राइस तक
और आज क्या पकाएं एलेक्सा, इन तमाम सवालों के जवाब आसानी से आपको इसमें असिस्ट कर सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दूंगी IBM के डीप ब्लू सिस्टम की, जो कि एक मशीन डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की ही एप्लीकेशन थी, जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को चेस में शिकस्त दे दी थी। अब ये बात हिस्ट्री बन चुकी है, लेकिन डीप ब्लू इनकी एप्लीकेशन में से एक है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रॉड डिटेक्शन से लेके ऑटोनोमस कार, सेल्फ ड्रिवन कार तक हमारे पास मशीन लर्निंग की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेशबहा एग्जांपल्स मौजूद हैं। अगर इसकी बुकिश डेफिनेशन देखी जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑर्थर सैमुअल, machine learning algorithms enable the computers to learn from data and even improve themselves without being explicitly programmed. यहाँ पे जो हमारी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग है उसमें और मशीन लर्निंग में सिर्फ इतना फर्क है कि कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामर है वो इसको प्रोग्राम को बताता है, ये चीज डिवाइस को प्रोग्राम करता है दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, जबकि मशीन लर्निंग में मशीन explicitly figures out on the basis of data and algorithm that how to do it. So अगर मशीन लर्निंग का पूरा एवोल्यूशन देखा जाए, so it start from artificial intelligence from the era from 1950s to 1980s. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस क्रिएट करने के लिए मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस को यूटिलाइज किया गया। फिर ये एवोल्यूट हुआ मशीन लर्निंग की तरफ। ये एवोल्यूशन तब आया जब इन मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस में शामिल हो गई डेटा ड्रिवन अप्रोचेस। इसका मतलब ये है कि मशीन लर्निंग अप्रोचेस में यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा टू लर्न ऑन, और उसके बाद उसी मशीन लर्निंग अप्रोचेस में से एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ग्राउंड्स पे, उसकी फाउंडेशन पे बेस करती हुई एक पूरी डोमेन उभरी, जिसको आज हम डीप लर्निंग के नाम से जानते हैं, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन को एक नया ब्रेक थ्रू दिया। ये डीप लर्निंग की डोमेन पूरी ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं उनकी एनालॉजी पे उसकी एनालॉजी से इंस्पायर्ड है, और उसी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं। सो डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन या डिफरेंट मशीन लर्निंग के केस सिनेरियोज की बेस पे मशीन लर्निंग के मॉडल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन कैटेगरीज को थोड़ा इन डेप्थ अगर हम देखें तो शुरू करते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से। सुपरवाइज्ड लर्निंग में आप दो आ जाते हैं इसकी डोमेन, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन की एप्लीकेशन में इमेज क्लासिफिकेशन या फिर इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक्स, डिफरेंट मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और फ्रॉड डिटेक्शन शामिल है। सुपरवाइज ही मशीन लर्निंग के ही एप्लीकेशंस में रिग्रेशन मॉडल्स आ जाते हैं जो कि यूज होते हैं फोरकास्टिंग के लिए, इधर इट्स मार्केट फोरकास्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्शन, या फिर आ जाते हैं कि जैसे किसी कंपनी की मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट पॉलिसी लॉन्च होती है तो उसकी पॉपुलैरिटी की प्रेडिक्शन के लिए यूज हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरी में आ जाती है क्लस्टरिंग। जैसे कि हमने पहले बात की कि आपके नेटफ्लिक्स में जो मूवी रिकमेंडेशंस है या आपके किसी भी शॉपिंग अकाउंट में daraz.pk आप यूज कर रहे हैं, तो जो आपको शॉपिंग रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आ रही होती हैं, वो इसकी एग्जांपल्स हैं। या इसको कह लें टारगेटेड मार्केटिंग या निश मार्केटिंग जिसको कहा जाता है, तो इसमें आ जाता है। और उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशंस भी और इसकी एप्लीकेशंस में से एक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसकी तीसरी कैटेगरी है जो कि यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गेमिंग टेक्निक्स में या रोबोट नेविगेशन में। इसकी इन डेप्थ एग्जांपल्स हम बारी बारी देखते हैं। पहले बात करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग की।
सुपरवाइज लर्निंग की एक सादा सी मिसाल दूंगी, बहुत ज्यादा सादा, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। सबसे पहले एग्जांपल दूंगी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मॉडल्स हम तब यूज करते हैं जब हमने एक डेटा को इनपुट करना हो। ये याद रहे कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम मशीन को बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं। जब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ मशीन, इसका मतलब आप मशीन ले सकते हैं, इसका मतलब आप एल्गोरिज्म ले सकते हैं, इसका मतलब आप मॉडल ले सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मशीन या एल्गोरिदम को बल्क्स में डेटा प्रोवाइड करते हैं। इट कैन बी इमेज डेटा, टेक्स्ट डेटा, एनी डेटा। बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ ह्यूमन इंसान के दिए हुए लेबल्स उस डेटा के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सुपरवाइज, बिकॉज इट इज अंडर सुपरविजन ऑफ ह्यूमन। तो वो डेटा के साथ लेबल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एनिमल डेटा प्रोवाइड किया गया मशीन को और वो लेबल्ड है एनिमल के नेम से। मशीन उस डेटा पे ट्रेन होती है, उसको एनालिसिस करती है और उसके बाद जब आप उसको बिल्कुल ही उससे मिलता जुलता लेकिन उसी डेटा सेट के अलावा कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं, सो उस लेबल की वजह से वो ट्रेंड मशीन इस काबिल होती है कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके या कैटेगराइज करे कि इधर दिस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डॉग और दिस एनिमल पिक्चर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कैट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के केस में मशीन सिर्फ दो केसेस हो सकते हैं। अगर तो वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, इधर यस, नो, राइट, ट्रू, फॉल्स, तो वो या फिर कैट या डॉग, तो आप बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करेंगे, अदरवाइज वो एक मल्टी क्लास प्रॉब्लम कहलाएगी। एक और एग्जांपल इसकी हमारे पास, हम अपनी रोजमर्रा रूटीन लाइफ में अपने जो मेलिंग अकाउंट है उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो ईमेल की एप्लीकेशन है, आपकी ईमेल की एप्लीकेशन आपकी मेल्स को आइडेंटिफाई करती है कि वो स्पैम है या नहीं है। तो वो उसको उस हिसाब से स्पैम ईमेल को स्पैम के फोल्डर में डालती है और आपकी दूसरी ईमेल्स को दूसरे फोल्डर में डालती है। सुपरवाइज लर्निंग की ही अगली एग्जांपल है हमारी रिग्रेशन। रिग्रेशन में अनलाइक क्लासिफिकेशन की बात हम तब करते हैं जब बिल्कुल हमारे पास दो क्लासेस हो बाइनरी। रिग्रेशन की बात तब करते हैं जब हमारा आउटपुट कोई क्लास या बाइनरी नहीं, आउटपुट हमारा एक रियल टाइम नंबर है। इसकी एग्जांपल है कि जैसे आप अपनी मशीन को डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों की पिक्चर्स और उनकी एज इनपुट करते हैं और उसके बाद एक और पिक्चर जब उसके टेस्ट के लिए उसको इनपुट करते हैं तो वो उसकी एज प्रेडिक्ट कर देता है कि वो किस एज का हो सकता है। ये बल्कि आजकल हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आई थिंक के बड़ी फन एप्लीकेशन है कि आप अपना वो फ्रंट कैम ऑन करते हैं और वो प्रेडिक्ट करता है कि आपकी क्या एज हो सकती है। तो उसके अलावा अगर इसकी एक और एग्जांपल देखें तो अगर आप अपने सिस्टम को डिफरेंट घरों का साइज, एरिया और उनकी प्राइसेस इनपुट करें लेबल्ड डेटा और उसके बाद वो प्रेडिक्ट करें कि उसके बाद जब आप एक और साइज और एरिया और उसकी जो है वो एंटर करें तो वो उसकी प्राइस प्रेडिक्ट कर दे कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या प्राइस हो सकती है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन। आते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एक एग्जांपल है क्लस्टरिंग। इसको मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको बताऊंगी। अगर आप अपनी मशीन को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दे दें, फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स की, आप काफी सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें उनको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, शो बिजनेस से रिलेटेड, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आप उनको दे दें स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आप उनको दे दें पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और कुछ भी लेबल ना करें, ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो हो, ह्यूमन गाइडलाइन जीरो हो, कुछ भी वो लेबल डेटा ना हो, तो मशीन उन डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट पैटर्न्स को एनालिसिस करेगी और उन पैटर्न्स की बेस पे और उन पैटर्न्स में मौजूद सिमिलरिटीज की बेस पे उनको डिफरेंट क्लासेस में रख देगी या डिफरेंट ग्रुप्स में इकट्ठा कर देगी। मशीन इस काम के बाद भी नहीं जानती कि कौन से ग्रुप
जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या कौन सा ग्रुप स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लेकिन वो उन सिमिलरिटीज की बेस पे उनको ग्रुप कर देती है। ये एग्जांपल है क्लस्टरिंग की, इसको अनसुपरवाइज लर्निंग कहेंगे। और इसमें जो है एट द एंड ह्यूमन को डिसाइड करना होता है उन फीचर्स की बेस पे कि कौन सा ग्रुप किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। अगर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करें तो ये यूज होता है रोबोटिक्स और एआई में। Just give me a second, please. Excuse me. Okay, apologies for the delay. जी, बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक सब्जेक्ट जिसको एजेंट कहा जाता है उसको एक एनवायरनमेंट में प्लेस किया जाता है और वो उस एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करता है, कोई भी एक्शन लेता है, उस एक्शन के अगेंस्ट उसको रिवॉर्ड मिलता है। अब वो रिवॉर्ड ये नहीं कि अगर वो कोई रोबोट है तो रिवॉर्ड में उसको कोई 500 जॉल्ट का शॉक लग रहा है, ऐसा नहीं है। रिवॉर्ड जो है वो उसकी प्रोग्रामिंग में ऐड होते हैं पॉइंट्स, और उन जितने ज्यादा वो पॉइंट इंक्रीज होते जाते हैं वो उस रिवॉर्ड से रियलाइज करता है कि वो एक्शन उसको नेक्स्ट टाइम करना है या नहीं, और वो अपनी पॉलिसी डिसाइड करता है। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल आपको दूंगी मैं, बहुत ज्यादा आसान सी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल टार्जन जो जंगल में ही पला बड़ा है, टार्जन जो कि जंगल में ही पड़ा भरा है और उसको सोशलाइजेशन का बिल्कुल नहीं पता। सो वी विल टेक दैट टार्जन एज एजेंट। लेट्स सपोज शहर से एक लड़की जेन उस जंगल में जाती है और वो जंगल में टार्जन से मिलती है। टार्जन पहले उसको एक पत्थर देता है तो वो जेन नाराज हो जाती है या गुस्सा करती है, तो वो जो रिएक्शन है जेन का वो कहलाएगा रिवॉर्ड, और वो एजेंट उस रिएक्शन से पॉलिसी लर्न करेगा कि ये नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। और वो अगली बार जब जेन को एक फूल देता है तो जेन स्माइल करती है या मुस्कुराती है, तो वो जो रिवॉर्ड उसको मिलता है वो उससे अपनी पॉलिसी जो है वो कंक्लूड करता है कि ये इससे कोई खुश होता है, तो वो इस तरह से सोशलाइज करना सीखता है। रोबोट्स भी इसी तरह से इवॉल्व होते हैं या इसी तरह से मैच्योर होते हैं। सो ये रोबोटिक्स और एआई गेमिंग में रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होती है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे चलते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। सोशल मीडिया की अगर बात हो जाए तो सोशल मीडिया इज प्रोड्यूसिंग bulks and bulks of data every like day and night continuously। तो उस सारे डाटा का कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन और उसका एनालिसिस जो है वो उसमें मशीन लर्निंग यूज होती है, जिसमें आप ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस या फेसबुक टेक्स्ट डाटा का सेंटिमेंट एनालिसिस कह लें या डिफरेंट अदर एनालिसिस कह लें। जैसे कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया उससे हाइप से प्रिडिक्शंस वगैरह भी की जाती हैं कि फुटबॉल का मैच कौन जीतेगा या अमेरिका का जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, वो इसी तरह से सोशल मीडिया टेक्स्ट एनालिसिस से किया जाता है। या ट्रांसपोर्ट की अगर बात कीजिए तो ऑटोनोमस व्हीकल की बात हो जाए या सेल्फ ड्रिवन कार्स की बात हो जाए, या सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग की जिसको आप कहते हैं कि नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो कि इमेज प्रोसेसिंग की एक एप्लीकेशन है, उसकी बात हो जाए। फाइनेंशियल सर्विसेज में फ्रॉड डिटेक्शन की बात हो जाए, जैसा कि अगर कोई यूजर है या उसके कोई फॉल्स सिग्नेचर कर देता है तो सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन से वो फेक है या वो ओरिजिनल सिग्नेचर है, वो फ्रॉड डिटेक्शन की जा सकती है। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि आपको कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इन तमाम डोमेन्स में जो है वो डिजीज और डायग्नोसिस में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है।
ई कॉमर्स में देख लें तो कस्टमर सपोर्ट है या रिकमेंडेशन है या एडवर्टीजमेंट है। उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट में मैंने आपको एग्जांपल दी है गूगल होम की, एलेक्सा की, एक और भी है वो मुझे उसका नाम ही भूल गया। ओके, उसके अलावा अब हम आते हैं सपोर्ट, लैंग्वेज सपोर्ट की। मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग में या मशीन लर्निंग मॉडल्स को रन करने की जब बात आए या एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात आए तो बहुत सारी लैंग्वेजेस की सपोर्ट अवेलेबल है। पाइथन है, जूलिया है, आर है, जावा है। लेकिन अपनी फ्री और ओपन सोर्स नेचर की वजह से और एग्जॉस्टिव लाइब्रेरीज की वजह से एंड स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन की वजह से पाइथन इस जंग में सबसे आगे है। पाइथन का बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है बिकॉज ऑल्सो पाइथन वर्क्स सीमलेसली विद C++ सपोर्ट और सी लैंग्वेज के साथ भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पाइथन की अगर एग्जॉस्टिव लाइब्रेरीज की बात कर दी जाए जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को सपोर्ट करती हैं, उनमें TensorFlow, one of the most popular and one of the most powerful library of Python developed by Google, जो कि इसके मॉडल्स को सपोर्ट देती है। उसके अलावा Keras, TensorFlow की ही एक सपोर्ट लाइब्रेरी है। इट इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स एंड इनिशियली डेवलप्ड बाय गूगल। Keras जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी एंड पावरफुल लाइब्रेरी है। हमारे पास थियानो है, NLTK है, जो कि सॉफ्ट लर्निंग, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल किट जो प्रोवाइड करती है, इसके लिए सपोर्ट देती है। NumPy है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए है। हमारे पास PyTorch है डेवलप्ड बाय फेसबुक। इसके अलावा पांडास है, scikit-learn है, थियानो है, स्पार्क है। सो पाइथन की ये जो एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज की सपोर्ट है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए, ये इतनी ही आसानी देती है फॉर मशीन लर्निंग बिगिनर्स लेवल के लिए भी और एक्सपर्ट्स के लिए भी। यहीं पे वाइंड अप करेंगे इंट्रोडक्टरी सेक्शन को। थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना ही इंट्रोडक्टरी सेशन आज के लिए। सो थैंक यू सो मच। आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो QA विंडो में पुट कर दें, जो कि सेशन के लास्ट में हम लोग डील करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thanks a lot, Ma'am Larry, for a bunch of very unique and useful information. So, अब मैं अपनी सेकंड गेस्ट स्पीकर जो कि मैम सारा शेफ करते हैं उनके बारे में आपको कुछ बताऊंगी। सो जी अस्सलाम वालेकुम, सारा बात कर रही हूँ। शैल आई शेयर माई स्क्रीन? यस मैम। ओके, right. I will start from here now. As my area was to let you people get experience of how machine learning works with Python on data. Let's begin. I think हमें स्ट्रेट टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आना चाहिए कि हमने इसका जो हमने जब मशीन लर्निंग पे काम करना स्टार्ट करना है प्रैक्टिकली, तो हमें उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। एक तो हमें GitHub इज़ अ वेरी गुड नॉन रिपोजिटरी, जहाँ पे हम अपना जो भी मशीन लर्निंग के हवाले से प्रैक्टिकल वर्क होता है, कोडिंग रिलेटेड फाइल्स होती हैं, वो सारी हम GitHub रिपोजिटरी में रख सकते हैं, ताकि अगर हमारी लोकल पीसी से वो डाटा को नुकसान पहुंचता है या लॉस्ट का ख़तरा होता है, तो वो हमारी रिमोट जो रिपोजिटरी GitHub पे है तो वो उस पर पड़ा रहे और उसी पे हमारे वर्जन जो हैं और चेंजेस जो हैं वो मेंटेन होती रहें। राइट, इसके लिए मैं समझती हूँ कि आप लोगों के पास GitHub का जो है लॉगिन वो बना होगा, जहाँ मेरे व्यूअर्स
अगर हैं इधर तो लेट्स सी, लेट मी, हाँ जी, ये मेरा लॉगिन गिटहब का बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपका गिटहब का एक लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद हम गिटहब डाउनलोड करने की बात करते हैं, ठीक। जिस तरह यहाँ पे लेट मी राइट डाउन गिट डाउनलोड, इसके लिए हमारे पास एक लिंक दिया गया है git-scm.com डाउनलोड, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डाउनलोड्स अवेलेबल हैं फॉर गिट रिमोट एक्सेस। मैक के लिए भी है, लाइनक्स के लिए भी है। मैं विंडोज़ यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं विंडोज़ का ही गिट जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगी। मैंने ख़ास इस ट्रेनिंग के लिए अपने कंप्यूटर से गिट जो है अनइंस्टॉल किया था, ताकि आप लोगों को साथ लेकर चलूँ और हम आपके साथ ही गिट को इंस्टॉल करूँ और गिट पे काम स्टार्ट करें। इसके साथ मैं बताती चलूँ कि जो कोड लिखते हैं मशीन लर्निंग का, वो जुपिटर नोटबुक पे लिखते हैं पाइथन के अंदर, राइट। और जुपिटर नोटबुक आपका इंस्टॉल होता है एनाकोंडा के साथ, ठीक है। एनाकोंडा, अगर जो लोग मशीन लर्निंग पे काम करते हैं और उससे वाकिफ़ हैं तो उन्हें पता होगा कि एनाकोंडा जो है उसको भी डाउनलोड किया जा सकता है एनाकोंडा की साइट से, लाइक लेट्स सी। अब एनाकोंडा मैं आपके सामने इंस्टॉल नहीं करूँगी, एनाकोंडा मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनाकोंडा मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जब मैंने जुपिटर नोटबुक पे काम करना होगा तो मैं इधर से ही कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर जुपिटर नोटबुक स्टार्ट कर लूँगी, राइट। तो अभी हम देखते हैं हमारा जो गिट डाउनलोड है वो कहाँ तक पहुँचा है। लेट मी सी कि मेरे पास ये ऑलरेडी ये फाइल इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसको एक्जी हम स्टार्ट कर लेते हैं, इधर से मैं कैंसिल कर रही हूँ, यहाँ पे रन किया। ये हमने जो रिकमेंडेड स्टेप्स हैं वही करने हैं। मैं जो गिट है वो इंस्टॉल करती हूँ अपनी एक और डायरेक्टरी में, जिस तरह प्रोग्राम डाटा की मेरी डायरेक्टरी है, इसमें गिट का फोल्डर बना लेते हैं। दिस वन, ठीक हो गया। इसमें और पहले से नहीं है तो हमारा गिट का यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। इसको हमें नेक्स्ट करना है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कंपोनेंट्स हैं हम वही रहने देते हैं, नेक्स्ट करें। हमारा गिट जो है स्टार्टअप मेन्यू पे शो होगा। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट एडिटर फॉर गिट, हम इसको ही रहने देंगे। ये भी हम गिट लेट गिट डिसाइड जो सिलेक्टेड है वो ऑलरेडी, हम जो फोल्डर हम जब इनिशियलाइज करते हैं गिट, वो मास्टर एज ए मास्टर ब्रांच इनिशियलाइज होती है, उसके अंदर फिर मेन ब्रांचेस और नेक्स्ट ब्रांचेस बनती हैं। रिकमेंडेड जो हमारा थर्ड पार्टी और कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है वही हम रहने देंगे फॉर गिट रैपर्स एंड स्टार्ट, ये भी रिकमेंडेड, दिस वन एज वेल, और हमारा यही रहेगा ये, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। फाइल कैशिंग, अच्छा, अनेबल एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर सूडो कंसोल्स, ये मैं इसको चेक कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसको खुद से चेक करना चाहती हूँ कि इसमें अभी जुपिटर नोटबुक जो है वो हमारी bash.exe जो है गिट की ऐप, उस पर नहीं स्टार्ट होता, उसको हमें कमांड प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करना पड़ता है जुपिटर नोटबुक को, राइट। हमने ये सारे स्टेप्स किए फॉलो।
गिट को इंस्टॉल करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अब यहाँ पे हम गिट पे काम करना शुरू करेंगे। हमने जब गिट पे काम करना शुरू करना है तो जो bash.exe है गिट की, हमने उस पे काम करना है, राइट। तो लेट्स जस्ट सी कि हमारा गिट इंस्टॉल हो जाए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलें, अब हमने व्यू रिलीज नोट्स हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। वी वांट टू लॉन्च गिट बैश। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब ये हमारा अभी इस वक्त मास्टर प्लेटफॉर्म है, जो रूट डायरेक्टरी है जहाँ पे गिट इंस्टॉल हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो फोल्डर गिट हब में एज ए रिपोजिटरी अपलोड करना है, हम उस पर ही काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने वॉल्यूम डी में अपने फाइल्स रखती हूँ। अब यहाँ पे ट्रेनिंग्स है, तो आज का हम फोल्डर अपना बनाते हैं जैसे कि हम काम कर रहे हैं। लेट्स with data using ML। हो गया। अच्छा, इसमें हमने काम करना है और इसको हमने इनिशलाइज करना है गिट के साथ, राइट। तो हम गिट बैश को यहीं पे ओपन कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब इसको हमने मास्टर ब्रांच हमने कैसे इसको इनिशलाइज करना है, हमने करना है गिट config डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, जो मेरा लॉगिन बना हुआ है गिट हब पे, सारा डॉट शफकत एट gmail.com, देन गिट config -global user dot name, इससे मैंने अपना जो गिट है वो गिट हब में मेरा ये नाम है एज अ यूज़र नेम, राइट। अच्छा, अब हमने यहाँ तक हो गया, हमारा ग्लोबल जो साइन अप है वो गिट हब के साथ वो हुआ है। अब हमने इनिशलाइज कैसे करना है, गिट init, this will initialize our empty git repository, जो हमारा फोल्डर था यहाँ पे, राइट। अब हमने जो भी काम हम करेंगे हमने उसमें कमिट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब हम यहाँ पे काम करते हुए हम देखना चाहती हूँ, मैंने एक डायरेक्टरी एक गिट हब पे देखा था, लाइक फोल्ड ट्रेनिंग देखी थी बड़ी अच्छी। मैं उसको इधर क्लोन कर लेती होती हूँ, जो भी मुझे ट्रेनिंग अच्छी मिलती है। जिस तरह ये 100 डेज ऑफ ML कोड है, ठीक। तो हम यहाँ से ये पूरा का पूरा फोल्डर जो है विद डेटा सेट्स कोड, हम ये अपने क्लोन करना चाहते हैं अगर, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से ये HTTP लिंक जो है वो कॉपी कर लेंगे एंड अगेन वी विल कम इन आवर हेयर, और हमने क्या करना है, गिट क्लोन और ये रिपॉजिटरी का पूरा लिंक, ठीक हो गया। और इसको हम एंटर करते हैं। अब ये हमारी जो पूरा फोल्डर है हमारे इस फोल्डर में बन रहा है, ठीक। अच्छा, अब हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक पे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोड और डाटा आ गया है।
कोड में हमें पता चलेगा कि हमारे पास ये डिफरेंट डे 1, डे 2 और डे 3 के हिसाब से कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम अपना चलाना चाहेंगे जुपिटर नोटबुक में। ठीक है, अब मैंने बताया था जुपिटर नोटबुक अगर हमने स्टार्ट करनी है तो वो हमने एनाकोंडा का जो CMD प्लेटफॉर्म है, कमांड प्रॉम्प्ट, उससे करना है। अब हमारे पास यहाँ पे जुपिटर नोटबुक फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ मेरा कहाँ पर होता है मुझे पता है, लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ उधर तक। अब यूज़र्स में सारा शफकत, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये प्रोग्राम डाटा में जुपिटर और जस्ट अ मिनट लेट मी सी। हाँ जी, हाँ गिट, हमने गिट में पहले जुपिटर नोटबुक से पहले हमने जो bash.exe है वो कमांड प्रॉम्प्ट में हमने स्टार्ट करनी है। वो हमारे पास कहाँ पर है, वो हमारे पास प्रोग्राम डाटा गेट बिन के अंदर है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने ये जो लिंक है ये कॉपी किया एज इट इज, पेस्ट किया bash.exe, राइट। यही जो बैश पे जो हम काम कर रहे हैं वो हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको स्टार्ट करना है। ये दिस वन। अब हम अपनी रूट डायरेक्टरी में जो गिट बैश है उसमें रूट डायरेक्टरी में आ गए हैं और हमने यहाँ पे सिंपल जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेनी है, दिस। जस्ट वेट अ मोमेंट और ये इनिशियलाइज हो जाएगी नेट पे। Yes, someone is raising their hands. Malik Umar. If you have any question, should I see the chat? Let me see. What's? I can't hear you. No, I was just saying that he can leave the question in the chat and we can deal with them after. I hope others can hear me, right? Yeah, you're a little low though. I would prefer if you can speak a little. Yes, ma'am. But my speakers are 100%. Let me try to be loud somehow. Okay. Thank you. ठीक है, चलें। अच्छा, अब हमारा ये जुपिटर नोटबुक जो हमारा रूट डायरेक्टरी है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैं अपने जो भी काम है जुपिटर में वो करती हूँ। अब हमने फॉर एग्जांपल आज हमारा 30/12/2020 डेट है, मैं उसका जो है फोल्डर एक इधर बना लेती हूँ अपनी डायरेक्टरी में। सॉरी, ये पाइथन ही खोलना था, मैंने फोल्डर बनाना है। ठीक है, फोल्डर बनाया, फोल्डर हमारा अनटाइटल्ड फोल्डर इधर बन गया ये, राइट। और इसको हमने रीनेम कर लिया इधर से। मैं जो आज की डेट है या वही दूंगी, ठीक है, 30/12/20। ओके, चलो ये हमारा फोल्डर बन गया। अब इसमें मैंने जो है अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक तो यहाँ पे अपना फोल्डर पूरा डाउनलोड किया था इसमें, सॉरी ये मैंने फोल्डर डाउनलोड किया था, लेकिन मैं इधर से जो कोड है वो मैं इधर से ही ओपन करती हूँ इसकी। और इसका डे 1 का फॉर एग्जांपल हमने कोड देखना है तो वो डे 1 डाटा प्रोसेसिंग MD है। लेट्स सी व्हाट इज हियर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें उसने पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करेगा कि हमने डाटा को प्री प्रोसेस कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमने डाटा को रीड कैसे करना है, सबसे पहले पांडा के थ्रू। अच्छा,
इंपोर्टिंग द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, नमपाई और पांडा में हम काम करेंगे। फिर हमने डाटा सेट को इंपोर्ट करना है पांडा के थ्रू, उसको रीड करना है। मिसिंग डाटा को हमने इम्प्यूट करना है, यानी कि नैन को हमने जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल वो देनी है। फॉर एग्जांपल मीन अगर वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके, तो वो भी हम नैन की जगह रख सकते हैं, दे सकते हैं। एनकोडिंग कैटेगोरियल डाटा, कैटेगोरियल डाटा वही होता है कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डाटा है और वो कैटेगरीज हैं उसमें, फॉर एग्जांपल कंट्रीज हैं यहाँ तक, जहाँ इस कोड में जहाँ तक मुझे पता है, तो उसको हम कैटेगोरियल डाटा कहेंगे और उसको हमने देखना है कि हमने उसको एनकोड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स में मशीन लर्निंग को अगर थोड़ा सा हम कहते हैं कि बेटर प्रोसेस करने के लिए हम उसको न्यूमेरिक वैल्यूज में इनकोड कर दें, तो वो हम करेंगे। फिर हमने डाटा सेट को स्प्लिट कैसे करना है इनटू टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट। जहाँ तक एमएल की बात है, जिस तरह हम जानते हैं कि हमने डाटा, एमएल मॉडल जो है हमारा डाटा से लर्न करता है और फिर वो उस, यानी कि वो मॉडल ट्रेन होता है और फिर टेस्ट सेट को वो क्लासीफाई करता है या क्लस्टर करता है और फिर क्लासीफाई करता है, यानी कि लेबल करता है टेस्ट सेट को थ्रू ट्रेन्ड मॉडल। ये हमारी सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रेनिंग सेट एक लेबल डाटा है, उसको उस पर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे लीनियर रिग्रेशन के थ्रू या मल्टीपल रिग्रेशन के थ्रू, राइट, और फिर हम उसको टेस्ट डाटा को क्लासीफाई करेंगे। फीचर स्केलिंग, और फिर हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन से फीचर्स हैं जिन पे हमें टारगेट वैल्यू एक कंप्यूट हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने स्टेप 1 में जिस तरह बताया इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज, हमने नमपाई और पांडा को इंपोर्ट कर लेना है। इसको सिंपल कॉपी करें और हमने अब यहाँ पे एक पाइथन की फाइल बनानी है, ठीक। इसको हम अपना, जिस तरह इसने डाटा प्री प्रोसेसिंग का नाम दिया है, हम इसको डाटा प्री प्रोसेसिंग ही करते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट, हमें पता है कि पाइथन में लाइब्रेरीज होती हैं या पैकेजेस होते हैं। ये नमपाई और पांडास लाइब्रेरीज हैं और इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में इजी रेफर करने के लिए एनपी और पीडी का नाम दे दिया, सिंपल। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे? आई होप कि मैं आई एम ऑडिबल, ठीक है। Yes, ma'am. फाइन फाइन, ऑलराइट। मेरा कहाँ चला गया? अच्छा, यहाँ पे, अच्छा, अब स्टेप 2 में हमारे पास इंपोर्टिंग डाटा सेट है। मैं आपको सिंपल एक तरीका, क्योंकि हमने इस कोर्स का नाम प्ले विद डाटा रखा है, तो मैं आपके साथ सिंपल इसको करना चाह रही हूँ। मैं नहीं ये चाह रही कि मैं जिस तरह इसमें बताया गया है मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको भी फ्यूचर में कोई भी एमएल कोड लिखना है तो आपको पता हो कि एमएल कोड हमें इस तरह जो है डाटा प्री प्रोसेसिंग के लाइब्रेरीज मिल भी जाती हैं, कोड्स भी मिल जाते हैं, उनको रन करने के सारे तरीके किस तरह हमने ऑनलाइन हमने ढूंढने हैं, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारा कोड वर्क कैसे कर रहा है, ठीक। अब इधर डाटा सेट का हमने जिस तरह वेरिएबल है एक, ये वेरिएबल है और डाटा सेट को हम पांडा जो पैकेज या लाइब्रेरी है उसके थ्रू रीड करें CSV फाइल data.csv। लेट्स सी, अब हम यहाँ पे हम एक एरर आएगा, मैं वो भी बताना चाहूंगी कि आपको ये एरर क्यों और कैसे आ रहा है, ठीक है। हम ये रन करते हैं। एरर आया क्योंकि हमारा data.csv इधर है ही नहीं मौजूद। हमने इसको, अब यहाँ पे हमारी जो फाइल्स हैं उसमें हमने एक और फोल्डर बनाना है इसके अंदर, और उसको हम दे देते हैं डाटा सेट्स का नाम। ये हो गया डाटा सेट्स। इसमें हम data.csv हमारे पास जो डाउनलोडेड हमने क्लोन किया था उससे हम अपलोड कर लेते हैं फोल्डर से। यहाँ पे हमारे पास
ये फोल्डर है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ से हम डाटा सेट्स को, हमारे डाटा डॉट CSV की बात करें तो हम ये वाला डाटा सेट लेंगे और इसको अपलोड कर लेंगे जुपिटर नोटबुक में। अच्छा, अब हमने कोड में किस तरह करना है, अब हम फिर रन करेंगे इसी को, अब फिर एरर देगा क्योंकि ये पाथ का एरर होगा। अब रन करेंगे, ठीक है, तो इसको अब जो है इसको पाथ नहीं मिल रही डाटा डॉट CSV की। अच्छा, अब इसको हमने डाटा सेट, हमने क्या पा देनी है, डाटा सेट्स था और इसका हमारे पास ऐसे, और ये हमारा अब रन होगा, ठीक हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं कि x में क्या वैल्यूज हैं खुद से और y में क्या वैल्यूज आएंगे, राइट। और ये है हमारा y वेरिएबल जो हमारी टारगेट क्लास है। टारगेट क्लास में हमने जिस तरह देखा ये बाइनरी वैल्यूज हैं, यस नो करके, ठीक है। और उसमें जो x में है फ्रांस है, उसमें फिर एज है और फिर आपकी कुछ सैलरी जो है वो है। फॉर एग्जांपल कि फ्रांस में इतनी, इस एज की पॉपुलेशन की इतनी सैलरी है, ठीक है। और उसमें फिर हमें कैटेगराइज किया हुआ उसने कि इसके आगे नो है 7 और इसके फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के आगे येस है और दिस, इस तरह करके। इसको अगर हम चाहें तो मैं आपको टेबल खोल के दिखा भी देती हूँ, एक्सेल शीट, राइट। ये हाँ, परचेज्ड कुछ इस तरह का उसने डाटा बनाया है। अब यानी कि कंट्री फ्रांस है, एज 44, सैलरी और परचेज्ड। अब उसका जो भी इससे मकसद है ये उसको पता होगा डाटा बनाने वाले को कि वो परचेज करता है इतनी सैलरी में या नहीं करता, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट में क्या था, हमने यहाँ तक कर लिया। अब हैंडलिंग द मिसिंग डाटा, हमने इसमें कुछ डाटा जो है वो मिसिंग है और उसको हमने इम्प्यूट करना है, यानी कि नल वैल्यूज को कुछ वैल्यूज देनी है। लेट्स सी वो कैसे दे रहा है। जी, हमारे पास लाइब्रेरी है sklearn और प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट इम्प्यूटर, ठीक है। इसमें ये जो हम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं, फिर ये हमारे पास इम्प्यूटर जो है वो क्लास है इस लाइब्रेरी के अंदर, राइट। हम ये देखेंगे इसमें अच्छा, अब इम्प्यूटर इसने इधर ये कैपिटल आई से है, ये देखें ये हमारा जो कीवर्ड है वो है, लेकिन ये जो इम्प्यूटर है जो स्मॉल आई से है ये हमारा सिर्फ वेरिएबल है। इस इम्प्यूटर में हम इम्प्यूटर क्लास को यूज करते हुए हम मिसिंग वैल्यूज नैन को स्ट्रेटजी मीन जो हमारा फॉर एग्जांपल है, जहां जहां नैन वैल्यूज हैं इधर एज में या सैलरीज में, फॉर एग्जांपल हेयर एंड हेयर, वहां पे इन एज की मीन वैल्यू आ जाएगी और इन सैलरीज की मीन वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी कि अगर कोई एरर है। जी, एरर मुझे लगता है इस लाइब्रेरी के अंदर का कोई इशू है। हाँ, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग को वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। इसमें पाइथन में ये होता है कि हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। अब इसको हमने कैसे रिजॉल्व करना है इस एरर को, आप सिंपली इसको कॉपी करें और यहाँ पे आप इसको सर्च करें, ये स्टैक ओवरफ्लो, हमारे पास ये एरर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा ये एरर क्यों आया। हमारा प्री प्रोसेसिंग की जगह जहाँ पे मुझे तक याद है हमारा कोई और इसकी लाइब्रेरी आ गई हुई है जो इसको चेंज करना है। हाँ जी, हाँ जी, ये है फ्रॉम sklearn डॉट इम्पोर्ट सिंपल इम्प्यूटर, ठीक है। इसने प्री प्रोसेसिंग को इम्प्यूट कर दिया है और इम्प्यूटर की जगह सिंपल इम्प्यूटर है। इसको हम जो अपनी हमारी वो कोड था हम उसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लेट्स सी, इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या करना है।
np डॉट, अच्छा मिसिंग वैल्यूज, इधर ये स्ट्रिंग में नैन ले रहा था, यहाँ पे np नैन ले रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पे, और एक्सेस इज इक्वल टू 0 ले रहा था, यहाँ पे एक्सेस इज 0 नहीं लेने की जरूरत। अब इसको चला कर देखते हैं जी, अब ये हमारा काम कर रहा है। Excuse me, ma'am. जी जी Can you please explain imputer again? We have a question from the audience. Can you please यस explain लेट imputer? मी सी, जी बताएं, कोई क्वेश्चन मैं कर देती हूँ आंसर। Yes. Ji, somebody is asking you to please explain imputer again. मुझे क्लियर नहीं हो रही वॉइस, चैट में बताएंगी? Yeah, sure. हम्म, अच्छा इम्प्यूटर, इम्प्यूटर उसको इस टर्म इम्प्यूटर से हमें यही टर्म मिलती है। इम्प्यूट का मतलब ही ये है कि फॉर एग्जांपल किसी वैल्यू को रिप्लेस करना, इम्प्यूट करना। यहाँ पे जिस तरह नैन वैल्यू है और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, इस नैन वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है मीन के साथ। फॉर एग्जांपल इन सारी एजेस की जो मीन वैल्यू है वो वो ये जो नैन है उससे रिप्लेस हो जाएगा। और हम फॉर एग्जाम्पल, और यही बात है कि क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है इसलिए हमने numpy डॉट नैन मिसिंग वैल्यू में लिया है और उसको रिप्लेस किया है मीन वैल्यू के साथ। क्लियर हुआ? ओके कर दें अगर क्लियर हो गया तो। अब मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देती हूँ कि जो इम्प्यूट हमारे पास ये कोलन जो है, फर्स्ट वाला कोलन इस एरे में शो कर रहा है। हाँ जी, अच्छा इस जो हमारा ये फिट इम्प्यूटर डॉट फिट है, ये फिट हमारा यही होता है कि जब हम कोई डाटा में चेंजेस कर रहे हैं और उसको फिट एज फिट डाटा में कन्वर्ट करें। और अच्छा अब यहाँ पे जो हमारी रो, ये कोलन जो है कॉमे से पहले वाला, ये हमें बता रहा है कि जो इस डाटा सेट में जितनी भी रोज हैं वो कंसिडर हो रही हैं, और इस डाटा में जो कॉलम है वो 1 से लेकर 3 तक कंसिडर हो रहा है। यानी कि हमने कंट्रीज के कॉलम को नहीं कंसिडर किया, वरना वो एरर आता, क्योंकि हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ खेल रहे हैं ना। ठीक है, तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही रिप्लेस करना था, में नैन जो था उसको रिप्लेस करना था, इसलिए 1 और दिस कॉलम और हमारा जो लास्ट कॉलम है हमने वो कंसिडर किया, राइट। इसको वो 0, 1 और 2 ही यानी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, 3 का मतलब यही है कि 1 से लेकर लास्ट तक, और यहाँ पे वो x को वैल्यूज दे रहा है, और इम्प्यूटर डॉट ट्रांसफॉर्म करके वो क्या बता रहा है देख लेते हैं। रन करें, ये आ गया हमारा। अब ये देखें हमारी ट्रांसफॉर्म होकर हमारा जो डाटा सेट था, यहाँ पे नैन था ना, तो ये हमारा नैन यहाँ पे जो मीन वैल्यू से कन्वर्ट हो गया, और इसी तरह यहाँ पे भी नैन जो है मीन वैल्यू से रिप्लेस हो गया। इम्प्यूट का मतलब रिप्लेस हो गया। अब देखते हैं हम आगे हमारा क्या कोड क्या कह रहा है। हमने यहाँ तक हैंडलिंग द मिसिंग डाटा कर लिया और एनकोडिंग कैटेगोरिकल डाटा। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये पुराना कोड है, पुरानी लाइब्रेरी है, इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। रन करके देखते हैं, फिर हमें जो एरर आएगा हम उसको कर लेंगे रिजॉल्व। रन करें, अच्छा ठीक है, ये चल गया। लेबल एनकोडर जो होता है, वो लेबल एनकोडर यही है कि जहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उसको वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ कन्वर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 0 कॉलम में हमारा क्या पड़ा हुआ है, कंट्रीज पड़ी हुई हैं, उसको वो लेबल एनकोड कर रहा है, यानी कि उसको न्यूमेरिक में चेंज कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, सी आपकी जो सारी कंट्रीज थी वो हमारे पास 3 कंट्रीज थी इधर, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, तो वो सारी हमारे पास 0, 1 और 2 में कन्वर्ट हो गई हैं। फाइन, अब हम अपना और देख लेते हैं नेक्स्ट कोड।
अच्छा, क्रिएटिंग अ डमी वेरिएबल, हाँ जी। अब हमने इसमें अब एक तो हमने लेबल एनकोडर यूज किया है, उसको देखा है। एक हमारे पास वन हॉट एनकोडर है, उसको देखते हैं वो क्या चीज़ है। दिस वन हॉट एनकोडर, ये जो कोड है ये भी हमारा इसमें इसमें कुछ इशू आएगा। ये ओल्ड कोड हो गया, इसको हमने देखना है जो हमें एरर आया है। ये जो है वन हॉट एनकोडर है, ये भी एनकोड ही करता है कॉलम को, लेकिन अपनी एक और तरीके से करता है। और इसमें हमारे पास क्या एरर आया है, कैटेगोरिकल फीचर्स जो हैं ये हमारे पास आर्गुमेंट मिसिंग है। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट कैटेगोरिकल फीचर्स, ये रिप्लेस हो गया है किसी और कीवर्ड के साथ। लेट्स सी, इसको भी हमने सिंपली रिसर्च कर लिया और हम यहाँ पे गए। फर्स्ट लिंक में ही अमूमन हमें आंसर्स मिल जाते हैं। इश्यूज आए हुए हैं लोगों को, वही वाले जो हमें आ रहे हैं, तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहा है वो वन हॉट एनकोडर के लिए। चलें इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लेट्स सी, ठीक हो गया। ये हमने कंट्री कॉलम को एनकोड कर रहे हैं, राइट। और इसमें हमने हाँ जी, हमारे पास भी कंट्री ही है और ये वन है इसका। ज़ीरो पे अगर हमने कंट्री को एनकोड कर लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इसको देखते हैं कि हमने इसको इस तरह वन एनकोड कॉलम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू वन हॉट एनकोडर के साथ एनकोड करेंगे तो इसमें हमें किस तरह एनकोड होगा। नाउ लेट्स सी रनिंग इट। अच्छा, अब हम फिर से एक्स को देखते हैं कि इसमें किस तरह की वैल्यूज आई हैं। रन, ठीक है। इसमें अब हमारे पास डमी एक जो कॉलम है वो इसके साथ एनकोड हो गया, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारे पास जो डमी कॉलम है वो इस तरह करके आए कि हमारा जो एज और कंट्री का जो कॉलम है वो इकट्ठा रैप हो जाए। तो वो हम इसको दोबारा करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यूज अब चेंज हो गई हुई हैं। हमें शुरू से इसको रन करना पड़ेगा फॉर एनी चेंज टू टेक प्लेस, वरना एरर आता है। इसको हमने एनकोड किया, हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हमने यहाँ पे एज वाला जो कॉलम था उसको कंट्री के कॉलम के साथ राइट अप करना है। अब हमारे पास एक्स क्या आएगा, हाँ लेट्स सी ये क्या, ठीक है। 26 stored elements in compressed sparse। यहाँ हम देख लेते हैं क्योंकि लेबल एनकोडर और वन हॉट एनकोडर जो है तकरीबन एक ही काम करता है। उसने यहाँ पे इसको डमी कॉलम के तौर पे लेने की कोशिश की थी। तो हमारा डमी कॉलम इसमें रिकॉर्ड्स शायद ज़्यादा हो गए हैं स्पार्स में, तो वो हमें शो नहीं कर पा रहा। तो इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। वो हम आगे जब हमारा नेक्स्ट कोड होगा उसमें पता चल जाएगा कि ये वन है हॉट एनकोडर एक्चुअली काम क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे वन हॉट एनकोडर को हम टू एरे करके देखते हैं।
इसी तरह ये एरर्स आते हैं कोडिंग में, हम चेक करेंगे इसको। ठीक है, क्यों पहले इसीलिए आया था वो मैं बता रही हूँ कि एक्स की वैल्यूज में फिर वो जो वैल्यूज फिक्स हो जाती हैं उसकी वजह से वो फिर डाटा वो चेंजेस को जो है वो वो नहीं करता, रीड नहीं करता। हमें एरे में रिजल्ट चाहिए था फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। जब हमने टू एरे किया तो हमारे पास ये जो एनकोडेड फॉर्म में डाटा है वो इस तरह आ गया। अब उसने ये किया है कि इसको सारे को एनकोड कर दिया है, जो हमारा एरे इन एरे फॉर्म, राइट। ये जो एरे है हमारा, ये एक रिकॉर्ड था, इसको उसने 3 वैल्यूज, उसने डमी कॉलम्स लेकर उसने उसको इस तरह एनकोड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दिस वन इज आवर 1 रिकॉर्ड नाउ, ठीक है। अब इसको आप चेंज करके देख सकते हैं कि अगर इधर 0 करके देख लें तो किस तरह इनकोड होगा, और अगर आप 1 करके देख लें तो किस तरह इनकोड होगा, ये डिपेंड करता है। चलें, अभी तक तो हमारा यहाँ तक हुआ, हमने इसको इनकोड कर लिया। अच्छा, स्प्लिटिंग द डेटा सेट्स इनटू ट्रेनिंग सेट्स एंड टेस्ट सेट्स। मेरे ख्याल से टाइम हमारा लैप्स कर रहा है, और अब हम इसको, ये जो हमारा नेक्स्ट था काम, इसको हम देख लेते हैं sklearn। अच्छा, इसमें भी क्रॉस वैलिडेशन का ये जो प्रोसेस है ये चेंज हो गया हुआ है, इट वुड शो एन एरर। ठीक है, ठीक, ये मॉड्यूल जो है हमारा नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, ये हमारा लेटेस्ट पाइथन। तो हम इसको मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन कर देते हैं। ठीक हो गया, आप इसको रन करें एंड इट विल रन। नेक्स्ट में क्या है, फीचर स्केलिंग। हाँ जी, फीचर स्केलिंग ये है कि हमने देखना है कि हमारा एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में कौन क्या डाटा अब है इस वक्त। फ्रॉम sklearn.preprocessing हम इंपोर्ट करें स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर हम क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू काम करना है। ठीक है, हमने जो भी डाटा ट्रेन करना है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करना है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, या उस वो यही मीनिंग है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ही चीज़ है। अब इसमें भी थोड़ा सा एक एरर इशू आएगा, लेट्स चेक। ठीक है, यह अभी रन हो गया है, इसने कोई इशू नहीं किया। अब इसमें देखते हैं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन में हमारे पास क्या है। सी, अब हमारे पास ट्रेनिंग सेट कुछ इस तरह का है। ये हमारा आप देख रहे हैं, ये हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग की एग्जांपल्स हैं कि हमारा डाटा क्या था और उसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में वो क्या हो गया और उसको उस पर ट्रेन किस तरह हो रहा है, और फिर उसमें से टेस्ट सेट हमारा क्या बन रहा है। अभी ये हमारे पास प्री प्रोसेस्ड डाटा है, अभी हमने इस पे प्रिडिक्शन कोई प्रोसेस नहीं की है। ये हमारे पास एक टेस्ट सेट बन गया एरे, राइट, और हम ऊपर हमारे पास एक ट्रेनिंग सेट था, और ये ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। टेस्ट साइज इज 20%, 0.2 ऑफ 20% ऑफ 100%, यानी कि टेस्ट साइज जो है हमारे पास 20% है और जो ट्रेनिंग साइज है वो 80% है। ये हमारी एक डाटा की प्री प्रोसेसिंग हुई है। वी हैव टाइम, और हम इसको एक और कोड को चेक कर लेते हैं। लेट्स सी कि इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है लीनियर रिग्रेशन का कोड, वो कैसे रन करेगा। वो भी बहुत मज़े का कोड है, आपको एक डायग्राम भी बन के दिखाएगा। हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हम चेक कर लेते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि क्या चीज़ है। हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट बनता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, लीनियर, और इस पे हम अपने जो डाटा है उसको ट्रेन करते हैं
और जो हमारा टेस्ट डाटा भी है वो भी इसी पे प्लॉट होता है और हम उसको लेबल कर पाते हैं, राइट। ये जो हमारा ग्रेडियंट है, ये हमारा सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्रेडियंट बनता है वो ही फॉर्मूला इस पे अप्लाई होता है। ये ग्रेडियंट किसी को भी कैलकुलेट करना आता होगा, ठीक है ना। इसमें हमने प्री प्रोसेस करना है डाटा को, उसी तरह जिस तरह हमने अभी देखा, फिट करना है, ट्रेन करना है, तो वो जाहिर बात है हम डाटा को फिट करते हैं, और प्रिडिक्ट करना है रिजल्ट, और हमने विजुलाइज करना है। अच्छा, अब हम डाटा प्री प्रोसेसिंग, ये हमारा काम हो गया था। अब हम अपने इस फाइल में एक और पाइथन की फाइल बनाते हैं, और इसको नाम दे देते हैं लीनियर रिग्रेशन का। दिस इज द लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, और इस पे हमने अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या कोड है। इंपोर्ट करना है पांडास, नमपाई। इसमें हमने क्योंकि डाटा को विजुलाइज भी करना है, इसलिए हम matplotlib.pyplot को भी कभी मॉड्यूल यूज करेंगे, ठीक है। और डाटा से ट्रीट करना है स्टूडेंट स्कोर का, ये भी हम अपलोड कर लेते हैं। फिर डाटा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है आई लोकेशन के थ्रू इंडेक्स वैल्यू हम रीड करते हैं, ठीक है, to initialize our x variable with this data values। यानी कि ये जो सारी रोज हैं इस डाटा की ऑन कॉलम 1, उसकी जो वैल्यूज हैं वो x फ्रॉम हाँ जी, फ्रॉम 0 इंडेक्स टिल 1, तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो x में स्टोर होंगी। और जो y जो टारगेट वेरिएबल है, उसमें हमारे पास जो लास्ट कॉलम है 1, मेरे ख्याल से इसमें दो कॉलम्स हमारे पास हैं 0 और 1 के, तो जो टारगेट कॉलम है वो हमारे पास ये है, और इसकी वैल्यूज जो है वो y में प्लॉट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि लीनियर रिग्रेशन है ना, तो इसमें हमारे पास दो ही कॉलम्स हैं, एक हमारे पास x वेरिएबल कॉलम है और एक हमारे पास टारगेट कॉलम है, राइट। हमने लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, स्टूडेंट स्कोर्स का हमें CSV टेबल चाहिए, तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं सॉरी, डाटा सेट में जी, स्टूडेंट स्कोर्स ये हमारे पास अपलोड हो गया, राइट। अच्छा जी, हमने अब फिर वापस जाना है इसमें, इसको हमने डाटा सेट्स, जिस तरह पहले हमने इसकी पाथ ठीक की थी उसी तरह करते हैं। ये हो गया, और इसको हम रन करते हैं। अच्छा, इसमें एरर क्या आएगा, इसमें मॉडल सिलेक्शन का एरर आएगा, ठीक है। इसको हमने पहले भी चेंज किया था, क्रॉस वैलिडेशन को हम मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन करते हैं। यही था ना सिलेक्शन, एक मिनट, इसमें हमने इसका क्या था, मॉडल कुछ हाँ, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन ही था। अच्छा, वो मैंने मेरे ख्याल से कैप्स कर दिए। जी, ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास रन। इसमें हमारे पास, और इसी एक ही कोड में हमने, या हम इसको अलग अलग भी लिख सकते थे कोड, हमने इसी में इसको हमने स्प्लिट भी कर लिया। टेस्ट साइज वही है 1/4, 25% यहाँ पे हो गया 0.25, और ट्रेन सेट हमारा जारी बात है जो 100 - 25 होगा तो 75% ट्रेन सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे हमने फिट करना है इसको, लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है इस ट्रेनिंग सेट पे। अच्छा, हमने लीनियर मॉडल जो है वो हमने एक्सेस किया है sklearn पैकेज के थ्रू,
और उसका लीनियर रिग्रेशन जो क्लास है वो हमने इंपोर्ट कर ली है। और रिग्रेसर में हम, रिग्रेसर एक वेरिएबल है जो अभी हमने लिया है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक। इसमें हम लीनियर रिग्रेशन जो है क्लास को कॉल करके इसमें उसका रिजल्ट जो है स्टोर कर रहे हैं, जिस तरह आम किसी भी मेथड के थ्रू होता है। और यहाँ पे हम इसी रिग्रेसर के थ्रू इसको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को फिट करके रिग्रेसर में इसका रिजल्ट जो ट्रेन्ड मॉडल है, हम इस रिग्रेसर वेरिएबल को हमने ट्रेन कर लिया, राइट। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट। ठीक हो गया, हमने y को प्रिडिक्ट करना है। y प्रिडिक्ट हो गया जी। और विजुअलाइजिंग द ट्रेनिंग रिजल्ट्स और विजुअलाइजिंग द टेस्ट रिजल्ट्स। ट्रेन हमारा मॉडल जो है वो हमारा ट्रेन सेट पे बनेगा, ठीक है। वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, कलर हमारा ये जो स्कैटर प्लॉट्स हैं वो है रेड, और जो रिग्रेसर लाइन है हमारी, जो मीडियन है या ग्रेडियंट है वो हमारा ब्लू होगा। तो इसको हम रन करते हैं। सी, ये हमारा ट्रेन मॉडल है। अब इस पे हमने जो, फॉर एग्जांपल हमने इसको विजुअलाइजिंग द रिजल्ट्स करने हैं, उसमें हमने सिर्फ ट्रेन की जगह टेस्ट कर लेना है और यहाँ पे टेस्ट को ही प्लॉट करना है। हियर, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? मेरे ख्याल से अगर टाइम है तो मैं मल्टीपल रिग्रेशन भी करा देती हूँ, ताकि वैसे तो एक हमें एक आइडिया हो गया है कि इस पूरे जो हमारी ये 100 डेज ऑफ ML है, इसमें हम कितना कुछ सीख सकते हैं। छोटे से प्रोग्राम्स हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें अब डे 3 में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, फिर उसके बाद आगे हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट भी है, लॉजिस्टिक। हमें लीनियर रिग्रेशन के बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही करना चाहिए, फिर उसके बाद KNN को देखना चाहिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन को देखना चाहिए, ठीक। और फिर हमारे पास डिसीजन ट्री का कोड है और रैंडम फॉरेस्ट। ये हम बड़ी अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 100 डे ML, ये मैंने आपको बताया था कि आप इसको सर्च कर लें, या फिर जो मेरी GitHub है उसमें भी आपको रिपॉजिटरीज मेरी मिल जाएंगी। अभी हम, मेरे ख्याल से हम इस कोड को यहीं तक रखते हैं, या आगे मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बताऊं? नहीं, actually we don't have time, तो we'll have to move on to the question answer session. कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास चैट बॉक्स में, so if anybody has any questions आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में उनको डाल दें। I'll direct them to Miss Sara. अगर आप देखें तो आपके पास ये जो मेरा GitHub सारा शफकत का लिंक है, इस पे भी आप मेरी रिपॉजिटरीज चेक कर सकते हैं। कहाँ गया? इसमें मेरी रिपॉजिटरीज GitHub सारा शफकत में आप मेरी रिपॉजिटरीज चेक कर सकते हैं। इसमें एक तो पाइथन लर्निंग के नाम से रिपॉजिटरी है, ठीक जी, पाइथन लर्निंग के नाम से रिपॉजिटरी है, और माई GitHub ट्यूटोरियल। माई GitHub ट्यूटोरियल में जो है मेरे ख्याल से जो ML फॉर 800, ये 100 डेज ऑफ ML कोड, ये सारा फोल्डर बना हुआ है। उसके अलावा मैं आपको अभी ये भी दिखाना चाह रही थी कि जो हमने हमारा यहाँ पे बनाया था, मैं आपके देखती हूँ क्वेश्चंस। ये हमने इनिशियलाइज जो किया था अपना फोल्डर, इसमें 100 डेज ऑफ ML कोड को हमने जो क्लोन किया था, मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसको हमने अब कमिट कैसे करना है, ठीक है। इस रिपॉजिटरी को हमने कमिट कैसे करना है, और हमने इसको अपने GitHub में कैसे उसको पुश करना है। मेरे ख्याल से हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, और फिर हमारे पास कोई टाइम होगा तो हम अगला भी कोड देख लेंगे मल्टीपल रिग्रेशन का, राइट।
मिस मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो हैं वी हैव गॉट सो फार, सो आई फॉरवर्डेड देम टू यू, आप उनको चेक कर लें. आल्सो वी गेटिंग अदर क्वेश्चंस फ्रॉम आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन ताकि आप क्वेश्चंस जो हैं यू कैन रीड इट ऑफ माय स्क्रीन. हाउ कैन वी सिंपली रिमूव रोज हैविंग नैन वैल्यूज? ये भी एक मेथड है जिसमें हम ड्रॉप रोज कर सकते हैं. ठीक है, हम ड्रॉप कॉलम्स भी कर सकते हैं और ड्रॉप रोज भी कर सकते हैं. इसको हम आप अगर इसको सर्च करें तो इस पे भी आपको मिल जाएगा कोड. कैन वी अप्लाई अ कस्टम फंक्शन फॉर इम्प्यूटिंग वैल्यूज ऑल्सो? हम कस्टम फंक्शंस भी बना सकते हैं. उसकी भी एक पूरा कोड का तरीका है. डिफाइन करते हैं हम मेथड्स ना, वो फिर हम किसी दिन करेंगे. इसको आज मैंने प्रिपेयर नहीं किया. ठीक है, इसको कस्टम फंक्शंस बनाने का तरीका, लेकिन ये है डेफ. आप कोई भी फंक्शन DEF करके आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं. और इसके अलावा जो इम्प्यूटिंग रोज हमने मीन स्ट्रेटजी मीन देखी थी, उसके अलावा उसमें स्ट्रेटजी ड्रॉप भी है जहां तक मुझे पता है या याद आ रहा है. और उसको हम उसको 0 भी हम दे सकते हैं. स्ट्रेटजी को नैन को 0 वैल्यू भी दे सकते हैं मीन की जगह. ठीक हो गया. Which libraries are good for image processing to get results? इमेज प्रोसेसिंग की अभी मैंने इधर बात नहीं की है, तो इसको मैंने अभी देखा भी नहीं है, लेकिन इसकी भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं. और जिस तरह इसके लिए टेंसर फ्लो जो है, और टेंसर फ्लो क्योंकि GPU आपका लेता है कंप्यूटेशन के लिए, तो वो बेहतर रहता है फॉर इमेज प्रोसेसिंग. बिल्कुल. इज देयर एनी क्लास फॉर दिस कोर्स? इज देयर एनी क्लास फॉर दिस कोर्स का क्या मतलब है? लाइक आपको जिस तरह मैंने बताया, GitHub अगर आप सर्च करें तो मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन. GitHub इज अ वेरी बिग रिपोजिटरी. आप इधर अगर आप ये देखें, मेरी GitHub नजर आ रही है आपको? इसमें आप ML लिखें और आपको काफी कुछ मिल जाएगा. एक मिनट, सॉरी, होम पे जाना है. अच्छा, मशीन लर्निंग. दिस यूजर ऑल GitHub में देखें. मैंने इन दिस यूजर देखा था. ठीक है, ये देखें मशीन लर्निंग की आपको कितनी रिपोजिटरीज मिल रही हैं. इसमें आप जो आपको अच्छी Udacity की जो हमारा कोर्स अवेलेबल होता है मशीन लर्निंग का, उसकी भी रिपोजिटरी है. इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग करिकुलम में क्या कुछ सिखाया गया है. ये एक जिस तरह बताया गया है, पाइथन इज अ वेरी ह्यूज मिक्सचर ऑफ लाइब्रेरीज एंड कोड. और इसकी इतनी रिपोजिटरीज बनी हुई है. आपके पास ये ओपन सोर्स है, तो इस पे आपको जितनी हेल्प चाहिए अवेलेबल है ऑनलाइन. और GitHub इज अ वेरी बिग रिपोजिटरी जिसमें आपको कहीं से भी हेल्प मिल सकती है आराम से. ठीक हो गया? क्लियर हुआ? I have a problem statement. Let's say I have 40 products and at a time I can only show 5 products to the customer. What ML algorithms I should use in such a scenario? Is there any book recommendation for beginners? I have 40 products and at a time I can only show 5 products to the customer. ये तो आपने एक आपकी क्वेरी है जो आपने इसमें लगानी है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसमें कोड में होता है जिस तरह डेटा सेट है, आप इसको कर देते हैं. इसमें ऐसा है जिस तरह डेटा सेट डॉट हेड करके है. तो इसमें आप इसको 5 अगर बताएं या 2 बताएं तो ये आपका, लेट मी सी,
ये देखा, आपने 2 रिकॉर्ड शो करने हैं तो आपको 2 रिकॉर्ड्स नजर आ गए। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। फाइन। Can we directly use MS SQL database service to load or play with data? नहीं, MS SQL को आप कंफ्यूज ना करें। पाइथन इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। पाइथन के अपने कुछ कस्टम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसमें हम रीड CSV फाइल्स कर सकते हैं, एक्सेल फाइल्स कर सकते हैं, और इसी तरह यही फाइल्स हम रीड करते हैं डाटा के लिए। जी, इसमें और भी हमारे पास जेसन में डाटा है तो वो हम इसमें रीड कर सकते हैं इस तरह करके। ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल से मैं आपको अब यहाँ पे बताना चाह रही थी कि हमने इसको अब फॉर एग्जांपल हमने इस रिपॉजिटरी में हमने अपना कुछ हमने ये डाटा डाला था। इस रिपॉजिटरी को हमने पुश करना है गिट में। हम कंटिन्यू करेंगे मेरे ख्याल से। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एनी मोर। अच्छा, हमारे पास यहाँ तक हो गया था। अब हमने गिट, ये हम बैश में ही आ गए हैं, जो हमारा ट्रेनिंग फोल्डर खुला हुआ था उसमें ही हम काम करें गिट, और हमने करना है इसका स्टेटस देख लेते हैं। ठीक है, कि गिट में हमारे पास हमें पता चल जाए इस फोल्डर में पड़ा क्या कुछ हुआ है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ऑन ब्रांच मास्टर, जो हमारी यही जो फोल्डर है इसको हमने मास्टर कंसिडर किया हुआ है, इसमें अभी कोई कमिट नहीं हुआ, यानी कि जो हमारी 100 डेज ऑफ ML कोड है ये अभी हमारी लोकली रिजाइड करती है, अभी हमारी रिमोट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको गिट करके ऐड करेंगे और हम अपना 100 इसी तरह लिखेंगे, डेज ऑफ ML कोड। जी, ठीक हो गया। I have added another, you have added another git repository inside your current repository। ठीक हो गया, क्योंकि ये फोल्डर है इसलिए वो कह रहा है कि हमने, अच्छा, अब इसको हमने कमिट करना है, git commit, और मैसेज देना है कि हमने कमिट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैसेज दे दें, डन। हमने कमिट करते हुए कोई भी मैसेज देना है, -m इज फॉर मैसेज, और हमने मैसेज दिया डन, ये हमारा कमिट हो गया। अब ये जो हमारा फोल्डर, ये पूरा फोल्डर है विद 100 डेज ऑफ ML कोड, ये हमारा कमिटेड है, हमने बैश में कमिट कर दिया है। अब हमने इसको, ठीक है, मैं बस इसको फाइनलाइज कर रही हूँ, आई एम जस्ट फाइनलाइजिंग, मैं इसको एंड कर रही हूँ, प्लीज लेट मी डू दैट, क्योंकि मैं इसको ना बताना चाह रही हूँ कि गिट को रिमोट हमने गिट अब पुश कैसे करना है इस डाटा को। ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, 5 more minutes I would need। ओके, हमारा यहाँ पे कमिट हो गया है। अब हमने नेक्स्ट, हमारा प्रोसीजर क्या था कि हमने इसको रिपॉजिटरी को पुश करना है। हमने क्या करना है, इधर हमारे पास यहाँ पे गिट है, फाइन, योर रिपॉजिटरीज। अच्छा, अब हमने इधर एक न्यू रिपॉजिटरी बनानी है, राइट। हम इसको वही अपना नाम दे देते हैं जो हमने ट्रेनिंग का नाम रखा था। लेट्स प्ले विद डाटा यूजिंग ML। ठीक है, बस हम इसको दे देते हैं लेट्स प्ले विद डाटा, राइट हो गया। और इसको हम क्रिएट रिपॉजिटरी कर रहे हैं एज इट इज। ये हमने गिट में रिपॉजिटरी बनाई है अब, और हमने इसमें अपना जो बैश में हमारे पास फोल्डर है उसको हमने पुश करना है। अब हमारे पास, और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। ठीक है, हमारी एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी है, तो हमने क्या करना है, गिट रिमोट ऐड, ये उठाकर हमने जो है हमने अपने बैश में डालना है।
हियर, और इसको एंटर करना है। ठीक है, अब हमारा कनेक्शन हो गया रिमोट रिपोजिटरी के साथ, और हमने अब करना है गिट पुश, जिस तरह यहाँ पे लिखा है -u origin, -u master, क्योंकि हमारा ये मास्टर फोल्डर है तो हमने इसको इसी तरह करना था। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसको रिफ्रेश करके हमारा इसमें आ गई होगी रिपोजिटरी में डाटा। ये देखें 100 डेज ऑफ एमएल कोड हमारा इस रिपोजिटरी में फोल्डर बन गया है। लेट्स प्ले विद डाटा में। अब हमारे पास ये मेरे पास पहले 2 रिपोजिटरीज थी, अब 3 रिपोजिटरीज हैं। ठीक हो गया, ये हमने अभी कमिट किया। लेट्स प्ले विद डाटा। आई थिंक अब हमें इधर से कंक्लूड कर लेना चाहिए। आई कंक्लूड, थैंक यू, Thank you so much, Ms. ऑल Sara. अंडरस्टूड। ठीक है, I really hope कि सबको समझ आई है because I did learn a lot from this, and thank you so much for your time. Hopefully everybody did understand what you were trying to say. Other than that, definitely this concludes our session. You must have seen we have launched a poll. So this is a feedback poll. So आप लोग जो हैं, please make sure to send us your feedback. As far as certificates go, definitely the people who have given us the feedback, उनको ज़रूर जाएगा. I'll ask everyone else to please send us the feedback. That's the only way we can know that you have stick with us till the end. ठीक है, तो I'll give you around 2-3 minutes ताकि जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर लें. We have around 21 people मेरे who ने पास आंसर कर फीडबैक दिया है. आया था लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा। दोबारा Yeah, Miss Sarah, because you're the host, you're the co-host, so आपका तो नहीं होगा. But for everybody else, the audience, उनके लिए we'll definitely taking the feedback because women in big data, as we said in our last session, it is a very new chapter, especially in Pakistan. Women in Big Data 2015 se hai, but in Pakistan we launched a chapter in around like September this year. So just like that, we are just a baby, so we are trying to stand on our own feet. So abhi hum log we are working on feedbacks, we're trying to improve ourselves with each and बिल्कुल, every आई session. आई केप्ट इट वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे पता था अभी हम Yeah. बिगिन कर रहे हैं अपने डाटा के साथ इधर ना, तो जाहिर बात है फिर हम आगे जाके स्टैटिस्टिक्स भी इस पे भी काम करेंगे। बिग डाटा हमारे पास जो लार्ज डाटा सेट है उस पर भी काम करेंगे, इसी तरह मशीन Exactly. So we'll make sure to structure ourselves के beginner से लेके हम लोग इसको advanced level, intermediate and advanced level तक जाएं. लर्निंग। So if you people are interested in getting to know about our organization, हमारे future events के बारे में जानना चाहते हैं, please make sure to follow us on our social media sites जो मैंने share कर दी हैं, but I'll share the link with all of them again. Just give me 1 second. I'm sorry we're taking a little more time, 15 minutes ज़्यादा हो गए. We have हम लोगों ने कमिट किया था 6 o'clock तक, तो टेकिंग लिटिल मोर टाइम. आई थिंक इतना इशू नहीं होना चाहिए.